तो हमारे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक करेक्टर। देखो होता क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर आप जानते ही है कि क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, कि जो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस जल्दी कर सकता है और क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयंस, उनको हम बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जिस एलिमेंट के लिए डिफिकल्ट होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, उसको हम बोलते हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है वो डिपेंड करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। जैसे वेरी करता है डाउन द ग्रुप, उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी भी हमारी ऑब्जर्व होती है। मेटेलिक करेक्टर भी सेम होता है कि मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा अगर टेंडेंसी ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, और एबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, उसका क्या होता है, मोर मेटेलिक करेक्टर। तो हम जानते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, दे विल हैव मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या होता है, दे हैव मोर जेड इफेक्टिव कंपेयर्ड टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो ये प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक करेक्टर, दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड लेस मेटेलिक एज कंपेयर्ड टू ग्रुप 1 and 2 एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख दिए सारे हैं और समझा रहा हूँ उसको, आप पॉइंट को नोट कर लीजिए आराम से, फिर सुन लीजिए। सुनने से क्या होता है, एक एक प्रॉपर्टी तो उसमें लगता है कि आपको और ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा रहा हूँ पूरा, लिखोगे पूरा पूरा और सुनोगे ध्यान से, समझोगे तो आपको ऑलमोस्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें। फिर आप क्वेश्चन एग्जाम के मिलेगा तो आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी है, डाटा भी होगा। तो आपको लिखने का काम मैं अपना कम कर रहा हूँ यहाँ पे, आपका एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको देखना लिखना ईजी रहे, नोट्स आपके प्रॉपर बन जाएंगे इससे। आपको फिर और बुक के रिक्वायरमेंट नहीं है थ्योरी पढ़ने के लिए, आप नोट्स पढ़ लोगे, ये सफिशिएंट होंगे। ये नोट्स काफ़ी सोर्सेस से कंपाइल किए हुए हैं, तो आपका टेंशन नहीं है उसमें पूरा, और ऑथेंटिक नोट्स हैं। गलती भी कहीं पे मैंने ट्राई किया है कि बिल्कुल ना मिले आपको है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कम होता है कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे ONDTG, इसका मीनिंग ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है एल्यूमिनियम का, बोरॉन के कंपैरिजन में गैप काफी बड़ा होता है, ठीक है ना। बोरॉन से एल क्या होता है, गैप बड़ा होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, साइज छोटा है बोरॉन का, अट्रैक्शन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए क्या होता है बोरॉन का आई वैल्यू काफी हाई होता है। और उसके बाद क्या होता है, पहले क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम एंड देन डिक्रीज फ्रॉम Al टू थेलियम। यहाँ पर दिखा है, इसका रीजन भी वही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी से लिंक होता है। तो यहाँ पे समझाया भी आगे है। देखो यहाँ पर क्या है, IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 सम टोटल ऑफ फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ बोरॉन इज हाईएस्ट। सो क्या होता है, इससे बोरॉन इज लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड इज नॉन मेटल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रॉपर्टी बोरॉन में क्या है, नॉन मेटल है, इकलौता बोरॉन आपका नॉन मेटल है, सारे ही बाकी एलिमेंट्स मेटल्स हैं ग्रुप 13 के अंदर। फिर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज फ्रॉम Al टू थेलियम ड्यू टू एक्स्ट्रा 10d इलेक्ट्रॉन्स फॉर गैलियम एंड इंडियम, क्योंकि गैलियम के पहले आते हैं 10d ब्लॉक एलिमेंट्स। सेम कहानी है इंडियम के लिए भी कि इसके पहले आएंगे 10d ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसका जो मेन रीजन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कम होने का, वो है डी इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और हम बोलते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, उसकी वजह से। और यहाँ पर क्या है, थैलियम के पहले आएंगे 10 एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक एंड 14 एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक और लेंथेनाइड। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा हुआ इलेक्ट्रॉन्स के लिए थैलियम के केस में, ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था ये पॉइंट। इसलिए क्या होता है, थैलियम के केस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर और कम होगा। तो ये आता है, मैंने आपका लिंक है शील्डिंग इफेक्ट से। आप जानते हैं शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर एस पी का, डी एस का और पी का स्ट्रॉन्गर होता है, डी और एफ में क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, उनके अंदर एबिलिटी कम होता है न्यूक्लियस कवर करने का, इसलिए कोई पॉइंट होता है। समझ में आया। अगला प्रॉपर्टी आता है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऑलरेडी आपको मैंने डेटा दिया हुआ था, उसमें समझा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन क्या होता है, इरेगुलर होता है। उससे फर्क क्या पड़ता है प्रॉपर्टीज में, वो यहाँ पे इसमें समझाया हुआ है। ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 + 2 + 3 सम टोटल ऑफ IE वैल्यूज, बोरॉन फॉर्म्स ओनली कोवलेंट कंपाउंड्स। बोरॉन में टेंडेंसी नहीं है, एंड बोरॉन विल नॉट फॉर्म B+3 आयंस एट एनी कॉस्ट। किसी भी कंपाउंड के अंदर आपका बोरॉन का +3 आयन बनता ही नहीं है, एंड हैज नो टेंडेंसी टू फॉर्म बोरॉन +3 आयंस, ना सॉल्यूशन में ना सॉलिड स्टेट में।
इसका रीजन क्या होता है, सॉल्यूशन में बाकी आयंस बना सकते हैं। आगे क्या लिखा था, अदर एलिमेंट्स नॉर्मली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स एक्सेप्ट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, दे कैन फॉर्म +3 आयंस। उसका रीजन लिंक होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी से, कि बोरॉन में क्या होता है Ie1 + Ie2 + I3 का वैल्यू बड़ा होता है देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो ये एनर्जेटिकली फेवर नहीं होता रिएक्शन। बट आपका एल्यूमिनियम हुआ या बाकी एलिमेंट्स में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है कंपेयर टू समेशन ऑफ Ie1 + Ie2 + I3, इसलिए बाकी एलिमेंट्स आयंस बनाते हैं +3 स्टेट में या +1 स्टेट में भी। जो गैलियम इंडियम थैलियम के अंदर +1 स्टेट का पॉसिबिलिटी भी है, वो प्रॉपर्टी हम समझाएंगे अभी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो ये आपका हुआ पॉइंट, अदर एलिमेंट्स नॉर्मली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड एक्सेप्ट इन सॉल्यूशन, वेरिएशन इज इर्रेगुलर इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका रीजन होता है डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम का रीजन होता है मेनली साइज बढ़ना, और अदर एलिमेंट में होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट वही 10 d इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट आता है गैलियम और इंडियम के लिए, और 14 f इलेक्ट्रॉन्स का और 10 d इलेक्ट्रॉन्स का आएगा थैलियम के लिए। इसलिए क्या होता है वेरिएशन, यहाँ पर जो ऑलरेडी समझा था डेटा के थ्रू कि बोरॉन टू एल्यूमिनियम कम होता है, इंडियम से गैलियम का जो फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम आई वैल्यू थोड़ा सा ऑलमोस्ट इक्वली होता है, इसमें गैप नहीं बोल सकते ज्यादा है, बट थैलियम का बड़ा होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसका रीजन था लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ मच मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द f ऑर्बिटल्स, इसलिए होता है इसमें। ये प्रॉपर्टी हुआ आयनाइजेशन एंथैल्पी का, इर्रेगुलर वेरिएशन आता है। अगला आता है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है, स्पेशली मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं पहले। इसका डाटा ऑलरेडी दिया था, मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर था, इट डिक्रीज अप टू गैलियम एंड देन अगेन इंक्रीजेस। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आएगा इसमें कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डू नॉट फॉलो रेगुलर ट्रेंड, बोरॉन हैव अनयूजुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। बोरॉन का स्ट्रक्चर होता है, इसको होता है बोरॉन फॉर्म इकोसाहेड्रल। इसका मीनिंग क्या होता है 20 फेसेस। बोरॉन फॉर्म इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर which is regular shape with 12 corners। इसमें क्या होता है B12 यूनिट होते हैं, इनका मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूंगा बना के भी, वैसे आपको याद नहीं करना स्ट्रक्चर, एक बार सुन लीजिए देख लेना फिर भी। इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर which is regular shape with 12 corner and 20 faces। इकोसाहेड्रल का मीनिंग होता है 20 faces, लाइक होता है ना ऑक्टाहेड्रल मींस 8 faces, टेट्राहेड्रल मींस 4 faces, यहाँ पे इकोसाहेड्रल मींस 20 faces 12 corners। ये क्या होता है बना होता है B12 यूनिट्स का, और ईच बोरॉन एटम इज बॉन्डेड टू 5 मोर इक्विवेलेंट बोरॉन एटम्स। ईच बोरॉन एटम इज बॉन्डेड टू 5 इक्विवेलेंट नेबर्स। एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम ऑल हैव क्लोज्ड पैक्ड मेटल स्ट्रक्चर। गैलियम में क्या होता है, गैलियम हैव अनयूजुअल स्ट्रक्चर। ईच गैलियम एटम हैज 1 क्लोज्ड नेबर एंड 6 डिस्टेंट नेबर्स। इट लीड टू डायटोमिक मॉलिक्यूल्स rather a मेटालिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है गैलियम का जो स्ट्रक्चर अनयूजुअल होता है, और क्या होता है गैलियम बनाता है Ga2 टाइप मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या है गैलियम के अंदर सारे एटम इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होते हैं, 2 एटम पास में होंगे और जो बाकी एटम 6 एटम और होते हैं हर एक गैलियम के लिए। एक एटम नियरेस्ट होता है, काफी पास में होता है, और बाकी जो एटम होंगे थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं। लिखा है ईच गैलियम एटम हैज 1 क्लोज नेबर एंड 6 डिस्टेंट नेबर्स। It lead to diatomic molecules rather a metallic structure। इससे होता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। गैलियम का कितना होता है 303 केल्विन 30 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है गैलियम का। इससे क्या होता है अगर आप समर सीजन में रखते हैं तो आराम से बाहर रखने से भी मेल्ट हो जाएगा, इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है गैलियम का। गैलियम का और साथ में क्या होता है, गैलियम इज आल्सो अनयूजुअल बिकॉज लिक्विड एक्सपेंड्स व्हेन इट फॉर्म्स सॉलिड। ये प्रॉपर्टी बहुत कम एलिमेंट का, 3 एलिमेंट्स हैं, एक गैलियम है, एक जर्मेनियम है, बिस्मथ है। नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स होते हैं, तो कोई भी लिक्विड जब सॉलिडिफाई करता है एलिमेंट्स के लिए, आपका आइस भी एक कॉमन एग्जांपल है कि जब आइस, हम जानते हैं कि आइस को जब हम फ्रीजर में डालते हैं, मतलब वाटर को डालते हैं फ्रीजर में, तो क्या होता है आइस बनता है, और यहाँ पर क्या होता है वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है। इसका रीजन क्या है कि आइस में होता है ओपन क्रेंच स्ट्रक्चर जिसमें कि वैकेंट स्पेस होते हैं। सेम यहाँ पर भी है कि गैलियम के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि लिक्विड एक्सपेंड्स व्हेन इट फॉर्म्स सॉलिड, और ये प्रॉपर्टी यूनिक होता है गैलियम का, जर्मेनियम का, बिस्मथ का एलिमेंट के केस में। तो ये हुआ हमारा इसके बारे में।
लेकिन जो हमने ऑलरेडी टेबल में देखा था बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, वो क्या था कि बॉइलिंग पॉइंट फॉलो ए रेगुलर ट्रेंड। मेल्टिंग पॉइंट में ट्रेंड रेगुलर नहीं है, बट बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, पैटर्न रेगुलर होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज रेगुलरली। और क्या होता है साथ में, बॉइलिंग पॉइंट गैलियम का भी जो लाइन में आता है, जो होना चाहिए पैटर्न के हिसाब से कि बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, उसका रीजन क्या होता है, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है बॉन्डिंग की वो वीक होती आती है डाउन द ग्रुप। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट तो रेगुलर नहीं है बट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज रेगुलरली। और यहाँ पर प्रॉपर्टी गैलियम क्या होता है, गैलियम के अंदर ये एबिलिटी होता है कि इट कैन रिमेन इन लिक्विड फेज ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। आपने अगर टेबल देखा हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट था, मेल्टिंग पॉइंट है गैलियम का 303 केल्विन 30 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट था अराउंड 2400 केल्विन के आसपास होता है। मींस गैलियम विल रिमेन इन द लिक्विड फेज अप टू टेम्परेचर ऑफ 2000 डिग्री सेल्सियस विदाउट वेपराइजिंग। इससे होता क्या है, इसको यूज करते हैं to maintain high temperature. For this reason we use word here कि because the gallium will remain in liquid phase over a wide range of temperature. For this reason gallium is used in high temperature thermometry. कहाँ पे उसका है high temperature thermometry, उसमें गैलियम का यूज होता है। और क्या होता है, गैलियम का जो स्ट्रक्चर होता है Ga2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में, वो केवल होता है सॉलिड स्टेट में। लिक्विड फेज में स्ट्रक्चर नहीं रहता उस टाइप का है। बॉइलिंग जब लिक्विड बन जाएगा गैलियम से तो लिक्विड फेज में वो स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहता है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन। बोरॉन में क्या होता है, इकोसाहेड्रल। ये कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, एक बार आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो ड्रॉ कर सकते हैं मेरे साथ। बोरॉन में क्या होता है, इकोसाहेड्रल का मीनिंग होता है 20 फेसेस 12 कॉर्नर्स। तो B12 यूनिट होते हैं बोरॉन के लिए। इसका स्ट्रक्चर होता है इकोसाहेड्रल। इसकी वजह से क्या होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इकोसाहेड्रल। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं मेरे साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसे ड्रॉ कर लीजिए इसको। ये एक तरफ करो 6 आइटम्स, 6 आइटम है तो B12 हो गया। फिर बाकी आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। हर एक साथ 5 आइटम जोड़े रहेंगे बोरॉन के। आप चाहेंगे तो बुक से भी देखकर ड्रॉ कर लीजिए इसका। ईच बोरॉन एटम विल हैव 5 एटम्स एज नियरेस्ट नेबर्स। फिर 4 ड्रॉ कर दिए, 5 होना चाहिए इसमें। एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, देख के बाद बुक से देख से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें 12 यूनिट होते हैं। B12 में क्या होता है, 12 कॉर्नर्स एंड 20 फेसेस, इकोसाहेड्रल। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं यहाँ पर।
देखो ये स्ट्रक्चर फिर से मैंने ड्रॉ किया है, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ किया है। इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं। देखो हर एक बोरॉन पे 5 एटम्स नियरेस्ट नेबर होंगे यहाँ पर। एक यहाँ पे बोरॉन सेंटर का ड्रॉ करना है, यू कैन ड्रॉ दिस वे। एक आप ड्रॉ कर लीजिए, एटम 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 एटम्स ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। फिर आपको अटैच कैसे करना है, तो स्लोली अटैच करिए। पहले आप इसको अटैच करिए, इसको आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं साथ में। पहले अपना एटम 1 ड्रॉ किया, फिर 2 ड्रॉ किए, फिर यहाँ पे 3 4 5 6 हो गया ड्रॉ एक तरफ से। ऐसे आपको ड्रॉ करना नीचे एटम्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको ड्रॉ करने एटम्स हैं। एटम ड्रॉ कर लेंगे, फिर आप उनको जोड़ दीजिए। ड्रॉ ज्वाइनिंग कैसे करेंगे आप, आपने पहले इसको एक ज्वाइन कर दिया, 1 2 3 4 5 ज्वाइन कर दिया आपने। यहाँ पे भी ज्वाइन करे से 1 2 3 4 5 ड्रॉ हो गया इतना। फिर आप इनको ज्वाइन कर दीजिए, 1 2 3 ऐसे आपने ज्वाइन कर दिया। यहाँ भी ज्वाइन कर दो उसमें। अब यहाँ पे कितने आपको बॉन्ड दिख रहे हैं, इसके 5 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, इसके वो 1 2 3 4 5 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। यहाँ तक हमारा एक पार्ट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं पहले, तो इतना ड्रॉ कर लीजिए पहले, इसी को हम बोलेंगे इकोसाहेड्रल। अब हम बाकी की ज्वाइनिंग करते हैं, बाकी हम ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसको ज्वाइन करिए एटम को यहाँ पे सामने से, इसको ज्वाइन को सामने से यहाँ पे ज्वाइन करिए। फिर इसे आप ज्वाइन करना है क्रॉस में। क्रॉस में कैसे करेंगे ज्वाइन, आप यहाँ पे इसको आप ज्वाइन करिए यहाँ पे, और इसको ज्वाइन करिए यहाँ पे, हो गया। इसको ज्वाइन करिए यहाँ पे, और इसको ज्वाइन करिए यहाँ पे। अब कितने बॉन्ड आपके इसके हुए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए इसके। अब हमको इसको ज्वाइन कराना है 1 2, इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे। अब कितने इसके बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। अब आपको 2 बॉन्ड बचेंगे यहाँ पर। अब 2 बॉन्ड कहाँ से लाएंगे, आप इसको लाएंगे यहाँ पे, इसको ज्वाइन करिए, ऐसे करके ट्रायंगल बनाइए, ऐसे करके एक ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पे। फिर आप इसके से बनाएंगे ट्रायंगल ऐसे यहाँ पे बन गया। अब इसका एक बॉन्ड अभी और कितना हुआ इसके, 1 2 3 4 5, सबके 5 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं अभी, कोई बचा नहीं है। देख लीजिए इसके 1 2 3 4 5, इसका भी 1 2 3 4 5, इसका भी 1 2 3 4 5, इसका 1 2 3 4 5, इसका 1 2 3 4 5। ये डैश वाला ज्वाइन क्या हुआ है, बहुत ब्लू ब्लू हो गया, स्लिप को ओवरलैपिंग ना हो, वहां पे डैश डैश ड्रॉ किया मैंने। तो इसको हम बोलते हैं इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या है, 12 कॉर्नर होते हैं और कितना हो, 20 फेसेस। इसी का बनाएंगे जो है इंटरेक्शन रहेगा ऐसे बहुत सारे यूनिट के बीच में। तो इस इंटरेक्शन को ब्रेक करने में काफी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हम बोलते हैं बोरॉन का क्या होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन, ठीक है। और इसी से क्या होता है, आई वैल्यू काफी ऑलरेडी बड़ा है बोरॉन का, सो बोरॉन बिकम नॉन मेटल एंड हैव नो टेंडेंसी टू फॉर्म आयंस इन सॉल्यूशन और इन सॉलिड स्टेट, और सारे कंपाउंड क्या है बोरॉन के कोवलेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी हुआ। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि एक रेगुलर पैटर्न था बॉइलिंग पॉइंट का कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, that is simply indication that on moving down the group there is decrease in the strength of bonding in the atoms in liquid phase, okay। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात हैं। हेलो बच्चों, तो हम आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने पढ़ा था पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट का जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स क्या था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में, लाइक मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स के कैसे चेंज होते हैं ये डाउन द ग्रुप, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पॉइंट। अब हम आगे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। इसमें हमारा जो पहला हेडिंग होगा वो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। देखो ऑलरेडी हमने देखा है इन एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कि इन एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि इनके अंदर एबिलिटी होता है क्या, दे कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। साथ में इनके अंदर एक टेंडेंसी और भी होता है कि दे कैन लूज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन।
ओनली पी इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो द एलिमेंट्स टेकन हियर कैन शो टू काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एक होता है इसके अंदर मींस ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो एलिमेंट्स के अंदर जो कॉमन ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है वो होता है +3 एंड +1। +1 के बारे में बात कर चुके हैं अंडर हेडिंग इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए होता क्या है कि अगर हमारे तीनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस के अंदर, तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे या रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस केस में क्या आएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉमन होता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन जो खाली पी वाला है अगर ये पार्टिसिपेट करता है रिएक्शंस के अंदर, तो क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर केवल एक होगा, वो होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अब डिस्कस किया था हमने ऑलरेडी कि अगर हम पैटर्न देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन में क्या होता है, इट शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एनी कंपाउंड एंड इट फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स, इट फॉर्म्स ओनली कोवलेंट कंपाउंड्स। इसका रीजन क्या होता है भी डिस्कस कर देंगे। एल्यूमिनियम में क्या होता है, सॉल्यूशन स्टेट इट कैन हैव +3 आयंस मींस ऑक्सीडेशन, इट कैन फॉर्म +3 आयंस, स्टेट आपका +3 होगा इसमें। आयंस आर ऑब्टेन इन सॉल्यूशंस एज Al +3 आयंस। गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनके अंदर क्या होता है, दे कैन शो +1 +2 बोथ ऑक्सीडेशन, +1 एंड +3 बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसका रीजन क्या होता है, गैलियम ऑनवर्ड्स क्या होता है, बिकॉज ऑफ d ऑर्बिटल्स शील्डिंग इफेक्ट, बिकॉज d ऑर्बिटल्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट, द इलेक्ट्रॉन ऑफ ओनली p ऑर्बिटल विल टेक पार्ट इन रिएक्शन और ओनली p इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। तब क्या आता है +1 ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखने को मिलता है। अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो आपका +3 स्टेट भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो पहला पॉइंट क्या होता है, पहले इसको हम डिस्कस करते हैं 1 by 1। मतलब ये हमारा एलिमेंट्स हैं, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन देखने को मिलता है। +1 स्टेट इसका बन सकता है बट स्टेबल नहीं होता है, +3 ही स्टेबल होता है इसमें। जबकि बाकी के 3 एलिमेंट होते हैं उनके अंदर +1 +3 दोनों स्टेट आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो, इसका जो रीजन क्या है, बोरॉन के अंदर कभी B+3 आयन नहीं बनता है। बोरॉन हैज very high, boron have very high IE1 plus IE2 plus IE3। अगर हम तीनों IE को वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, sum total of 3 first 3 ionization enthalpy of boron is very high, so it does not form B+3 ions and forms covalent compound। One more question can be given कि why boron forms only covalent compounds। इसका रीजन क्या होगा, sum total of IE1 plus IE2 plus IE3 is very high for boron। इसका रीजन क्या होता है, साइज छोटा है बोरॉन का, तो क्या होता है स्मॉल साइज से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जो आयंस बनते हैं उनके अंदर अट्रैक्शन और ज़्यादा होगा, इसलिए बोरॉन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पॉसिबल नहीं होता है। और बोरॉन कभी भी +3 स्टेट के अंदर आयंस नहीं बनाता है। इसमें केवल कंपाउंड बनते हैं सारे, ऑक्सीडेशन रेट +3 होता है बट कंपाउंड सब क्या होंगे बोरॉन के कोवलेंट होते हैं। पहला पॉइंट। अब रह गए बाकी केस में। एल्यूमिनियम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 होता है कॉन्फ़िगरेशन। इसमें यहाँ तक d इलेक्ट्रॉन्स आपका d सबशेल के अंदर फिल होना स्टार्ट नहीं होते हैं। लेकिन गैलियम, इंडियम, थैलियम इनके पहले क्या होते हैं 10 d ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। थैलियम के पहले हमारा +3 स्टेट, सॉरी यहाँ पे थैलियम के पहले d और f, d10 एंड f14 इलेक्ट्रॉन के होते हैं। तो थैलियम के केस में क्या होता है, आप जानते हैं कि f ऑर्बिटल्स हैव मच मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुका ऑलरेडी अंडर हेडिंग इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पर और डिटेल में देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन क्या होता है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट इज द रीजन। इसका क्या होता है, रीजन उसमें होता है बिकॉज ऑफ d ऑर्बिटल्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट इन केस ऑफ गैलियम एंड इंडियम, व्हाइल because of much more poor shielding effect of d and f orbitals in case of thelium. Thelium can show +1 and +3 both state, and if you take stability order of oxidation states, if you take stability of various oxidation states,
इसमें क्या ऑर्डर देखने को मिलता है आपका यहाँ पर +3 स्टेट में। अगर देखो बोरॉन एलिमेंट छोड़ दीजिए, बाकी देखते हैं। गैलियम +3 स्टेबिलिटी इज मोर देन इंडियम +3 स्टेबिलिटी, मोर देन थैलियम +3। जबकि जो लोअर स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होता है, गैलियम +1 इंडियम +1। द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। और अगर हम बात करेंगे सपोज गैलियम के लिए +3 स्टेबिलिटी इज मोर देन गैलियम +1 स्टेट, सेम इज फॉर आल्सो इंडियम +3 स्टेट इज मोर स्टेबल देन इंडियम +1 स्टेट, बट फॉर थैलियम +1 स्टेट इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3 स्टेट। इसका रीजन क्या होता है, इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। In case of thallium, the stability of +1 oxidation state is more than thallium +3 state because of inert pair effect। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जो कंपाउंड होंगे आपके थैलियम के +3 स्टेट में, दे बिकम पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। Powerful oxidizing, very strong. In fact, there are strong oxidizing agent which can oxidize even Br negative ions to Br2, I negative ion to I2। तो थैलियम में क्या होता है, +3 स्टेट क्या है, स्टेबिलिटी कम होता है। सिंपल चीज है, जो भी स्टेबिलिटी कम होगा दैट इज मोर रिएक्टिव। +1 का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है थैलियम के केस में, तो थैलियम जो +3 आयंस होते हैं वो ट्राई करते हैं कन्वर्ट होने के लिए, किसमें, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 के अंदर, क्योंकि लोअर स्टेट में कन्वर्ट होने से क्या बनेगा इस केस में, मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम, और वो कौन सा होगा, +1 स्टेट। तो सिंस फॉर थैलियम +1 स्टेट इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3, सो कंपाउंड ऑफ थैलियम इन +3 स्टेट विल एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि +3 स्टेट में हमारा थैलियम, देखो इसमें कॉमन पॉइंट है कि एक होता है इसमें आयनिक कैरेक्टर एंड कोवलेंट कैरेक्टर। आपने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में फजन्स रूल्स, उसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, फजन्स रूल्स के हिसाब से कि अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जितना हाई होता है कंपाउंड में क्या होता है उतना ही अधिक होता है कोवलेंट कैरेक्टर। तो अगर हम बात करेंगे कंपाउंड्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, in +1 oxidation state are more ionic than in +3 state, then compounds in +3 oxidation state। रीजन क्या होता है, मींस +3 में क्या होता है, कंपाउंड बिकम मोर कोवलेंट। ये इसका रीजन क्या है, फजन्स रूल्स, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखे हैं कि कैटायन का साइज जितना छोटा होगा या कैटायन पे जितना चार्ज हाई होता है उतना क्या होता है इसके अंदर अधिक होता है कोवलेंट और पोलराइजिंग पावर। तो बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ द एलिमेंट इन हाई ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज +3, द कंपाउंड बिकम मोर कोवलेंट। और अगर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है, लोअर होता है, +1 होता है, उस केस में कंपाउंड क्या होते हैं, मोर आयनिक इन नेचर। ठीक है, अब इससे होता क्या, फर्क क्या पड़ता है, प्रॉपर्टीज के ऊपर देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे अगला पॉइंट पे यहाँ पे, इन ट्राइवेलेंट स्टेट, इन ट्राइवेलेंट स्टेट मीन्स 3 वैलेंसी आपका होता है, द सेंट्रल एटम विल हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड क्या बनेगा, सपोज हमारा सेंट्रल एलिमेंट M है, कंपाउंड आपका बनेगा X से 3, तो ट्राइवेलेंट कंपाउंड हुआ, इसमें क्या होता है, सेंट्रल एटम पे कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो होता है क्या, सच कंपाउंड्स बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सच कंपाउंड बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड behave as Lewis acids। I hope you know the meaning of term Lewis acids, the species which are electron pair acceptor, ions or molecules whatever, they are electron pair acceptor।
अगर हम एग्जांपल देखेंगे, सो व्हाट हैपेंस, सो कंपाउंड्स, सच कंपाउंड मींस लिखा ना, such compounds can form addition products with Lewis bases. लुइस बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज को हम बोलते हैं लुइस बेसिस। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो कुछ कंपाउंड होंगे विच आर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, जिनको हम बोलते हैं लुइस बेस, उनसे क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और क्या बनता है कंपाउंड, यहाँ पर एडक्ट बनता है। इसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट को हम कॉमन नाम बोलते हैं शॉर्ट में एडक्ट। एक शॉर्ट नाम होता है एडिशन प्रोडक्ट का, अगर इसको हम दो पार्ट में नाम पढ़ते हैं तो एडक्ट। एडक्ट आपका एक टर्म होता है एडिशन प्रोडक्ट के लिए, शॉर्ट नेम होता है एडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट का इसका मीनिंग होता है। अगर हम देखते हैं बोरॉन कंपाउंड के स्पेशली देखते हैं, जैसे एग्जांपल दिया BF3, तो BF3 में क्या होता है, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। बॉन्डिंग से आपको आइडिया होगा कि बोरॉन है 3 सिग्मा बॉन्ड, सो बोरॉन क्या होगा इस केस में, sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर अमोनिया क्या होता है इस केस में, बोरॉन में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो कंपाउंड एक्टिंग एज लुइस एसिड, और अमोनिया पे लोन पेयर, तो अमोनिया विल एक्ट एज लुइस बेस। लुइस बेस तो क्या होगा इसमें, नाइट्रोजन एटम जिसपे लोन पेयर होगा इलेक्ट्रॉन देगा बोरॉन को, और क्या बनता है इस केस में, बनता है एडिशन प्रोडक्ट बोरॉन if you draw dative bond, you can draw dative bond, otherwise you can draw formal charge। तो आपका आएगा प्लस चार्ज आएगा नाइट्रोजन पर, यहाँ पे आएगा -1 चार्ज। अगर आप देखते हैं चार्ज में तो क्या आएगा आपका चार्ज, बोरॉन पे आएगा माइनस चार्ज, एंड पर आएगा +1 फॉर्मल चार्ज। कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों लिखने में। यहाँ पर क्या होता है, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन था sp3। ये नाइट्रोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। जब ये एडक्ट बनता है इसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होता है, बोथ, ये आपका होगा एडक्ट एडिशन प्रोडक्ट, बोथ बोरॉन एंड नाइट्रोजन बिकम sp3 हाइब्रिडाइज and geometry become tetrahedral for boron and nitrogen both elements। ये क्वेश्चन पर एग्जाम में पूछा हुआ था कि is there change in hybridization, या क्वेश्चन था कि in 1:1 compound of BF3 and ammonia in the new compound what is hybridization states of boron and nitrogen। यहाँ पर क्या था, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पर ज्योमेट्री क्या है, बोरॉन का ट्राइगोनल प्लेनर है। यहाँ पे ज्योमेट्री क्या है, अमोनिया का नाइट्रोजन का अराउंड आपका शेप होगा पिरामिडल शेप होता है अमोनिया का, और यहाँ पे शेप था ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन जब ये 1:1 कंपाउंड बनाएंगे तो उस केस में क्या आएगा, बोथ नाइट्रोजन एंड बोरॉन एटम बिकम sp3 हाइब्रिडाइज, और ज्योमेट्री क्या होगा, अराउंड बोथ द एटम ज्योमेट्री बिकम टेट्राहेड्रल। आई होप इट इज विजिबल। ज्योमेट्री अराउंड बोथ नाइट्रोजन एंड बोरॉन बिकम टेट्राहेड्रल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला लिखते हैं पॉइंट। So these halides or compounds in general of group 13 elements they can act as Lewis acids। क्यों करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने, बिकॉज यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, सो इन द रिएक्शन दिस कंपाउंड कैन बिहेव एज लुइस एसिड्स, और जो एबिलिटी होता है बिहेविंग एज लुइस एसिड्स इट डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, द टेंडेंसी और द मींस द स्ट्रेंथ of these compounds as Lewis acids decrease on moving down the group। क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द एलिमेंट्स।
एलिमेंट आपका जो सेंट्रल एटम होगा उसका साइज बढ़ेगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तो इसका जो एबिलिटी होता है बिहेविंग एज लुईस एसिड्स वो कम होगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अगला पॉइंट होता है कि जैसे हमने बोला कि BF3 बिहेव एज लुईस एसिड्स, तो इट कैन टेक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अमोनिया और ईथर्स और अमीन डेरिवेटिव्स, मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स पॉसिबल हैं जिनमें लोन पेयर होता है विच कैन बिहेव एज लुईस बेसिस, उनसे इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है बोरॉन हैलाइड्स। अब यहाँ पर क्या होता है AlCl3 के केस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है दैट AlCl3 में क्या होता है acquire stability by dimerization। AlCl3 acquires stability by dimerization। क्या बनेगा इसमें, डायमर बनता है, बाय डायमराइजेशन दे एक्वायर स्टेबिलिटी। इसे एग्जांपल दिया है AlCl3 का। इसका रीजन क्या है, एल्यूमिनियम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एल्यूमिनियम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए था, यहाँ पे होता है, बट यहाँ पर क्या होता है स्टेबिलिटी ऑफ AlCl3 बिकम बिकॉज ऑफ डायमराइजेशन रिएक्शन। डायमर में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स होंगे AlCl3 के, वो कंबाइन कर जाएंगे। यहाँ पर एक ऐसे मान लेते हैं, एल्यूमिनियम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो क्या होगा Cl पे लोन पेयर होते हैं, तो Cl गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एंड फ्रॉम हियर टू हियर। इसमें जो आपका बॉन्ड एंगल्स होते हैं सब बराबर नहीं होते हैं। इसमें जो एंगल यहाँ पर होता है इट इज 101 डिग्री, एंगल जो आपका अंदर का इस तरफ का है 79 डिग्री एंड द एंगल आउटसाइड इज 118 डिग्री। इवन जो हमारे बॉन्ड लेंथ होते हैं वो भी इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पर जो आपका बॉन्ड लेंथ होता है 206 पिकोमीटर है, और जो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ होता है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है 221 पिकोमीटर। ये हमारा स्टेट है AlCl3 का, किसमें होगा, इन लिक्विड एंड गैस फेज। लिक्विड एंड गैस फेज AlCl3 आपका इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन लिक्विड एंड गैस फेज आपका जो AlCl3 है वो कंपाउंड आपका इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है सॉल्यूशन में क्या होता है, इन एक्वस सॉल्यूशन दिस कंपाउंड्स आर हाइड्रोलाइज्ड। इन एक्वस सॉल्यूशन द ट्राइहैलाइड्स ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, तो देयर हाइड्रोलाइज इन द रिएक्शन इजीली। तो होता क्या है व्हेन देयर हाइड्रोलाइज ट्राइहैलाइड्स बीइंग कोवलेंट, इसका भी रीजन था बीइंग कोवलेंट, इन द रिएक्शन गेट हाइड्रोलाइज्ड to form tetrahedral anions of formula M आपका सेंट्रल एटम होगा, OH होल 4 नेगेटिव आयंस। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं OH नेगेटिव आयन से। यहाँ पर AlCl3 क्या होता है, AlCl3 हाइड्रोलाइजेस in aqueous acidic medium, aqueous acidic medium to form octahedral complex Al water whole 6 3 plus। तो हम दिस कॉम्प्लेक्स Al वाटर का AlH2 होल 6 3 प्लस। यहाँ पर क्या होता है, एल्यूमिनियम क्या करता है इस केस में, यूज करता है अपना वैकेंट डी ऑर्बिटल्स को है। आप देखना एल्यूमिनियम के तो 4 बॉन्ड बनते हैं बोरॉन के मैक्सिमम, बट जो एलिमेंट हो गए थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स वहां पर क्या होता है दे पोजेस वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो होता क्या है, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स दे कैन एक्सपेंड द ऑक्टेट, दे कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर शेल्स। तो यहाँ पर होता क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 एल्यूमिनियम का इस केस में। यहाँ पर जो यूज करते हैं कौन से डी ऑर्बिटल होंगे, 3d ऑर्बिटल्स। एल्यूमिनियम इज यूजिंग हियर वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स टू फॉर्म एडिशनल बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका होता है sp3। तो आपके जो बोरॉन हैलाइड्स हैं वो क्या थे, आपके बोरॉन हैलाइड्स और जनरल किनेटिक हैलाइड्स वो क्या होते हैं,
लुईस एसिड होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है तो दे गेट हाइड्रोलाइज्ड इन द रिएक्शंस, और क्या बनता है टेट्राहेड्रल आयनाइंस। AlCl3 के केस में क्या होता है, इन एक्वस एसिडिक मीडियम भी बनाता है इस टाइप का कॉम्प्लेक्स Al वाटर होल 6 3+। बोरॉन कैनॉट फॉर्म, बोरॉन में क्या होता है नो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, देयरफॉर बोरॉन कैनॉट फॉर्म सच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स। हाँ, बोरॉन में क्या बनता है, इस टाइप कॉम्प्लेक्स बनते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर मैं आपको एग्जांपल शो करता हूं इस केस में, सपोज BCl3 का, उसके पहले एक पॉइंट और सोच लीजिए, आपको ये एंगल वाला याद नहीं करने हैं। अगर आपको इस तरह एंगल याद करने के नहीं करने, आपको एंगल याद नहीं करने। हाँ, डायब्राइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है ध्यान रखिएगा। क्लोरीन यहाँ पर लोन पेयर है, तो ये जो रेड वाला मैंने बॉन्ड ड्रॉ किया है वो कैसे बनता है, डेड बॉन्ड है। क्लोरीन यूज लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन गिवन टू एल्यूमिनियम इन द वैकेंट p ऑर्बिटल। तो ये आपके डेटिव बॉन्ड दो होते हैं। अगर आप चाहें तो इसको एरो भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, और एक ऐसे, एक इधर बॉन्ड देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर हुआ इस कंपाउंड का। यहाँ पर BCl3 का एक एग्जांपल दे सकते हैं फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस लिखा है मैंने, ये बनता कैसे है इसको एक बार देखने के लिए। अगर हमारे पास कंपाउंड दिया है BCl3, हाउ BCl3 इन द रिएक्शन गेट हाइड्रोलाइज्ड, एक टॉपिक पूरा सेपरेट भी आएगा इसमें, रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइहैलाइड्स, उसको भी आपको बताएंगे अभी। तो यहाँ पर क्या होता है, अटैक करेंगे वाटर मॉलिक्यूल का एज न्यूक्लियोफाइल। बोरॉन क्या होता है, बोरॉन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो बोरॉन पे अटैक होगा वाटर मॉलिक्यूल का एज न्यूक्लियोफाइल। वाटर क्या है, अटैक एज न्यूक्लियोफाइल। तो क्या बनता है, पहले दे फॉर्म वन काइंड ऑफ टेट्राहेड्रल स्पीसीज, बोरोन पे माइनस चार्ज आएगा इसमें, और फिर क्या होता है यहाँ पे लॉस होगा एक HCl का, यहाँ से H+ आयन लॉस होगा एक तरफ से, और मतलब इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा ऑक्सीजन के पास, और यहाँ से एक Cl नेगेटिव बाहर निकलता है। तो क्या आएगा स्टेप में, नेट रिएक्शन क्या हुआ, बोरोन पे एक Cl है, दो Cl है और एक आ गया OH ग्रुप। फिर स्लोली क्या होगा, रिएक्शन रिपीट होगा 2 मोल वाटर और से, और क्या बनेगा आपका यहाँ पे, ये आपका बनेगा बोरिक एसिड, इसका नाम था ऑर्थो बोरिक एसिड। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको पढ़ाएंगे भी, अभी आगे आएगा टॉपिक भी है कंपाउंड ये वाला हमारे सिलेबस में। इट इज एन फैक्टर्स का वन होता है, इट इज मोनोबेसिक लोवेस एसिड, वीक विद, इट इज अ वीक मोनोबेसिक लोवेस एसिड। फिर क्या हुआ अगले स्टेप में, अगले स्टेप में अटैक करेंगे इसका वाटर मॉलिक्यूल का, फिर से बोरॉन के पास, तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे वाटर से, मींस अगेन दे फॉर्म वन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और फिर अगले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल यहां से H+ ले लेगा इस पोजीशन से, यहां पर ऊपर प्लस चार्ज है, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो बोरॉन पाएगा माइनस चार्ज, और क्या आपका लॉस होगा हाइड्रोनियम आयन, और क्या बनेगा आपका B कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएगा स्टेप का B OH होल 4, बोरॉन पे अगर -1 चार्ज, दिस काइंड ऑफ कंपाउंड वी कैन राइट एज BOH होल 4 नेगेटिव आयन, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये कॉमन रिएक्शंस के थ्रू बनता है बाय रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन हैलाइड्स। आप इसको आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, और हम उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब हम अगले टॉपिक लेते हैं रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, दैट इज बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स टुवर्ड्स वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन्स। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट आएगा पैटर्न के अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम।